डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करके आपको बताने वाला हूं आपके फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर नंबर 1 दैट इज द लास्ट लेसन। इस चैप्टर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आप इस वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा जिससे आज के इस वीडियो में आप इस चैप्टर को प्रिपेयर कर पाएं। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो बेटा आप अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। और चैनल पे अगर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली सारी वीडियोस आपको रेगुलर मिलती रहें। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे ऑथर के बारे में, थोड़ा सा स्टोरी का डिटेल देखेंगे जिससे कि आपको और अच्छे से आगे की स्टोरी समझ में आ जाए। देखिए, जैसा कि स्टोरी का टाइटल है द लास्ट लेसन और इसके राइटर है अल्फोंसे डाउटी। ये स्टोरी लिखी गई है, यहाँ पे ये देखिए इनका लाइफ स्पैन दिया गया 1840 से 1897 तक। अगर बात की जाए अल्फोंसे डाउटे की, देन ही वाज अ फ्रेंच नॉवेलिस्ट और साथ ही साथ वो एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थी। अगर स्टोरी की बात की जाए इस चैप्टर की, द लास्ट लेसन की, द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रैंको पर्शियन वॉर। ये कहानी उस समय की है जब फ्रैंको पर्शियन वॉर चल रहा था और वो ड्यूरेशन था 1870 टू 1871, इन विच उस युद्ध में क्या हुआ कि फ्रांस वॉज डिफीटेड बाई प्रशिया। फ्रांस प्रशिया से हार जाता है और उसने प्रशिया को लेड कौन करा था, उसका कमांड किसके हाथों में था? बिस्मार्क के हाथों में था। एज अ रिजल्ट क्या हुआ? पर्सिया देन कंसिस्टेड ऑफ नाउ आर द नेशन ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। उस समय जो पर्सिया था वो प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो जर्मनी, पोलैंड एंड कुछ ऑस्ट्रिया के पार्ट्स का पूरा ग्रुप था। एंड दिस स्टोरी फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट अल्सैस एंड लोरेन हैव पास्ड इनटू द पर्शियन हैंड। और स्टोरी में ये बताया गया है जब वो युद्ध हुआ तो उस युद्ध के बाद जो फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट थे, लोरेन एंड अल्सैस, ये दोनों प्रशिया के हाथों में चले गए थे। और फिर आगे क्या हुआ, ये कहानी आपको ये बताएगी कि इस जो रिजल्ट हुआ, इसका रिजल्ट वहां के स्कूल के लाइफ में क्या हुआ। अब ये स्टोरी एक लड़के फ्रांस से स्टार्ट होती है। फ्रांस को ये बिल्कुल भी नहीं मालूम था कि आज उसके साथ क्या घटना घटने वाली है, क्या कुछ उसे पता चलने वाला है। बस उस दिन वो अपने स्कूल की शुरुआत करता है। अब यहाँ से स्टोरी आपकी स्टार्ट होती है। फ्रांस, यहाँ पे जो बॉय है वही यहाँ पे नरेटर है। वो कहता है कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। उस सुबह मैं स्कूल के लिए बहुत लेट मैंने शुरू किया था, यानी कि वो ऑलरेडी स्कूल के लिए काफी लेट था। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड, और काफी वो भय में था ऑफ स्कोल्डिंग की, जब वो स्कूल पहुंचेगा तो उसे डांटा जाएगा। स्पेशली उसे डर इस बात का था क्योंकि एम हैमेल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल। क्योंकि एम हैमेल जो कि फ्रांस के टीचर थे, उन्होंने एम हैमेल को दिया हुआ था पार्टिसिपल्स पे वर्क। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि फ्रांस बताता है आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। लेकिन फ्रांस कहता है कि मुझे उनके बारे में यानी पार्टिसिपल्स के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, यानी कि बिल्कुल भी मुझे नॉलेज नहीं था, उसे बिल्कुल भी पार्टिसिपल्स नहीं आता था। फॉर अ मोमेंट, कुछ देर के लिए जब वो स्कूल जा रहा था, ऑन द वे, रास्ते में था, तो वो बताता है कि फॉर अ मोमेंट, कुछ क्षण के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे, कि मैं आज स्कूल ना जाऊं और मैं बाहर ही रहूं। एंड स्पेंडिंग द डे, वो दिन मैं व्यतीत करूं आउट ऑफ डोर्स, यानी कि स्कूल ना जाऊं, यानी घर से मैं दूर रहूंगा और प्लस स्कूल से भी दूर रहूंगा। कहीं बाहर में बैठ करके उस दिन बंक मारूंगा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा क्योंकि एक तो पहले मैं लेट हूं, ऊपर से जो एम हैमेल ने मुझे वर्क दिया था वो वर्क भी मुझे याद नहीं है। फिर क्या हुआ? इट वॉज सो वार्म, वो जो दिन था वार्म था, यानी कि बहुत ही अच्छा लुभावना दिन था। एंड सो ब्राइट, बहुत ही चमकदार दिन भी था। द बर्ड्स वर चर्पिंग, जो बर्ड्स थी वो चर्पिंग कर रही थी एट द एज ऑफ द वुड्स, जंगल के किनारे में, साइड बाई साइड जो गार्डन्स थी, बगीचे थे, वहां से पक्षियों की चहचहाने की आवाज आ रही थी, यानी कि वेदर बहुत प्लीजेंट था। एंड इन द ओपन फील्ड एट द बैक सॉमिल द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, और वहीं सॉमिल के पीछे जो ओपन फील्ड था वहीं पे जो पर्शियन सोल्जर्स थे वो ड्रिलिंग कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे, मार्च पास्ट कर रहे थे। वहां पर्शियन सोल्जर्स क्यों थे? क्योंकि उन दोनों डिस्ट्रिक्ट अल्सैस और लोरेन पे पर्शियन का कब्जा हो गया था, तो इसीलिए जर्मनी ने क्या किया था, पर्शिया ने अपने सोल्जर्स को वहां पे ड्रिलिंग के लिए भेजा हुआ था, जिससे कि वो वहां पे जाएं और एक माहौल क्रिएट करें, वहां के डिसिप्लिन को देखें कि कोई डिसिप्लिन को ओवर रूल तो नहीं कर रहा है, लोग पर्शिया के द्वारा भेजे गए नियमों का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इन सब चीजों के लिए वहां पे ड्रिलिंग कर रहे थे और ये सारा नजारा बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा था फ्रांस को।
इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, ये सारा नजारा बहुत ज्यादा आकर्षित कर रहा था फ्रेंड्स को देन द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स के रूल की तुलना में। लेकिन आगे फ्रेंड्स क्या कहता है, बट आई हैड द स्ट्रेंथ, लेकिन मेरे पास वो स्ट्रेंथ, वो पावर थी टू रेसिस्ट, ये जो चीजें मुझे लुभा रही थी, अट्रैक्ट कर रही थी, मैं इनका विरोध कर सकूं। यानी कि वो कहता है कि मैं फिर उन चीजों की ओर अट्रैक्ट नहीं हुआ, मैं अपने डिटरमाइंड रहा मैं बिल्कुल, और फिर क्या हुआ, हरीड ऑफ टू स्कूल, मैं स्कूल की ओर भागा। यानी कि उसने प्लान किया कि मैं स्कूल को मिस नहीं करूंगा, उसने स्कूल को ज्यादा इंपॉर्टेंस एट द एंड दिया, क्योंकि उसके मन में जो आ रहा था वो उसे अट्रैक्ट कर रहा था, बट एट द एंड वो डिटरमाइंड था और स्कूल पहुंचता है। अब जब स्कूल के लिए आगे बढ़ता है तब क्या होता है, वो कहता है व्हेन आई पास द टाउन हॉल, जब मैं टाउन हॉल, जो गांव का जो डिस्ट्रिक्ट का जो टाउन हॉल था, जब मैं वहां से गुजरा, मैंने क्या देखा, देयर वॉज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, वहां का जो बुलेटिन बोर्ड है जहां पे सारे नोटिस छापा करती थी, वहां पे लोगों की मैंने भीड़ देखी। अब आगे फ्रांस बताता है कि फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 सालों से ऑल आवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर, सारी बुरी खबरें वहीं से आ रही थी, क्योंकि जब प्रशिया ने इन दोनों डिस्ट्रिक्ट पे कब्जा कर लिया था तो जितने भी नए नियम कानून होते थे उसी बुलेटिन बोर्ड पे चिपका दिया जाता था और वहीं से लोगों को पता चलता था। इसीलिए वो बता रहा है कि पिछले 2 सालों से वहीं से सारी बुरी खबरें हमारे लिए आ रही थी। तो उसे भी शक हुआ शायद आज फिर से कोई एक नया रूल रेगुलेशन आया होगा जिसका जो कि उनके लिए बहुत ही बेकार होगा। अब आगे बताते हैं कौन कौन सी बुरी खबरें, जैसे कि द लॉस्ट बैटल्स की हम लोग युद्ध हार गए हैं, एंड द ड्राफ्ट, जो प्रशियन जो कानून था, रूल्स एंड रेगुलेशंस, उनके जो ड्राफ्ट हैं उसी बुलेटिन बोर्ड पे चिपकाए जाते थे, या फिर द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, या जो वहां पे कमांडिंग ऑफिसर्स प्रशिया के थे उनके जो नए नियम कानून या नए कोई ऑर्डर हुआ करते थे वो भी वहीं पर पब्लिश हुआ करते थे उसे बुलेटिन बोर्ड पे। इसीलिए उसने उन सारे इंफॉर्मेशन को बैड न्यूज कहा, क्योंकि वो सारे कहीं ना कहीं ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे जो वहां के लोगों के लिए अच्छे नहीं होते थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, देखिए यहाँ पे अब ये बात इंपॉर्टेंट है, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके वो क्या करता है कि मैं मन ही मन अपने आप में सोचता हूं बिना रुके हुए, क्योंकि वो किधर जा रहा था स्कूल के लिए और ज्यादा वो लेट नहीं होना चाहता था, इसलिए बिना रुके सोचता है, क्या सोचता है, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि अब आखिर मैटर क्या हुआ होगा, यानी कि अब कौन सी बुरी खबर वहां पे लगाई गई होगी। देन एज आई हरीड बाई फास्ट एज कुड गो, खैर इसके बाद में वहां से जितनी तेज से मैं दौड़ सकता था उतनी तेजी से मैं स्कूल के लिए दौड़ा। एंड द ब्लैक स्मिथ, फिर मैंने वहां पे एक ब्लैक स्मिथ था, एक लोहार था, वॉचर जो मुझे देख रहा था, हु वॉज देयर विद हिज अप्रेंटिस, जहां उसका अप्रेंटिस साथ में एक सहयोगी प्रशिक्षु भी था, रीडिंग द बुलेटिन, जो कि क्या कर रहा था, बुलेटिन को, न्यूज को पढ़ रहा था, यानी कहने का मतलब ये कि उसको उस बुलेटिन के बारे में खबर थी। कॉल्ड आफ्टर मी, चूंकि मैं बहुत तेजी से भाग रहा था स्कूल की तरफ तो वो मुझे पीछे से आवाज लगाता है, क्या बोलता है, डोंट गो सो फास्ट, इतना तेज मत दौड़ो, बब मतलब वाह लड़के इतना तेज मत दौड़ो, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हारे पास पर्याप्त समय स्कूल पहुंचने के लिए है, बिल्कुल मत दौड़ो। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ, फ्रांस कहता है कि आई थॉट, मुझे लगा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, कि वो मेरा मजाक बना रहा है क्योंकि मैं फिर से लेट हूं। एंड रीच्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, खैर अंत में मैं हाफते हुए आखिरकार में एम हैमल के छोटे से गार्डन में पहुंचा, यानी कि मैं स्कूल के बिल्कुल पास पहुंच चुका था। और अब आगे बताते हैं, जब मैं स्कूल में एंटर करता था, यूजुअली अक्सर व्हेन स्कूल बिगन, जब भी स्कूल शुरू हो रहा होता था सुबह, देयर वाज अ ग्रेट बशल, काफी हलचल हुआ करती थी, वहां पे काफी शोर शराबा हुआ करता था, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, और वो शोर शराबा, वो हलचल आप आसानी से सड़क तक सुन सकते थे। कौन कौन सी आवाजें, जैसे कि द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द डेस्क, जैसे कि डेस्क को खोलने और बंद करने की आवाज, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, बच्चों के एक साथ कोरस में किसी लेसन को रिपीट करने का आवाज, वेरी लाउड, और वो काफी तेज हुआ करता था, एंड विथ अवर हैंड्स ओवर द ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और यहाँ पे उन साउंड्स को, जो शोर आता रहता था, उनको अगर हम और बेहतर तरीके से समझना चाहें तो हम अपने कानों पे हाथ लगा करके उन साउंड्स को और क्लियरली भी समझ सकते थे, इतना ज्यादा शोर शराबा रहता था। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, सारे टीचर्स के जो रूलर, जो स्टिक होते थे, उनके टेबल में पटकने की आवाज ही बाहर तक सुनाई देती थी। लेकिन बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, आगे फ्रांस बताता है, लेकिन जब मैं स्कूल के करीब पहुंचा तो मैंने क्या पाया कि आज बिल्कुल सन्नाटा वहां पे छाया हुआ था, बिल्कुल भी शोरगुल नहीं था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन
टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। आगे फ्रेंड्स बताता है कि हमेशा जब कभी भी मैं लेट होता था तो आई हैड काउंटेड में डिपेंड रहा करता था इस पे, इसी कॉमोशन, इसी भीड़ भाड़, इसी शोरगुल में, इसी हलचल के ऊपर मैं डिपेंड रहता था अपने डेस्क तक बिना देखे हुए, बिना पकड़े हुए पहुंचने के लिए। यानी कि फ्रेंड्स बताता है किसी शोर शराबे का इस्तेमाल करके मैं अपने डेस्क तक पहुंचता था और टीचर भी मुझे पकड़ नहीं पाते थे। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन उस दिन सब कुछ इतना शांत था जैसे कि संडे मॉर्निंग, छुट्टी वाले दिन जैसे वहां सन्नाटा पसरा रहता था। यानी कि जब संडे के दिन वहां कोई नहीं होता था उसी प्रकार का सन्नाटा आज वहां पे दिखाई दे रहा था। एंड थ्रू द विंडो से मैंने क्या किया, आई सॉ माई क्लासमेट्स, मैंने अपने क्लासमेट्स को देखा। मैंने क्या पाया, ऑलरेडी इन देयर प्लेस, वो लोग ऑलरेडी अपने बेंचेस पे बैठे हुए थे। एंड एम हैमेल वॉकिंग अप एंड डाउन, और एम हैमेल लेफ्ट राइट वॉक कर रहे थे विद हिज टेरिबल आयरन रूलर, अपने आयरन की बहुत ही खतरनाक डरावनी स्टिक के साथ, जो कि उनकी आर्म के नीचे थी। आगे वो बताता है फ्रेंड्स, फिर मैंने क्या किया, आई हैड टू ओपन द डोर। फिर चूंकि मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, मेरे पास शोर शराबे वाला विकल्प नहीं था जिसका इस्तेमाल करके मैं क्लास में एंटर कर सकता था, तो मजबूरी में मुझे क्लास का दरवाजा खोलना पड़ा एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी, और सबके सामने मुझे क्लास के अंदर एंटर करना पड़ा। अब आपसे वो कह रहा है फ्रेंड्स, यू कैन इमेजिन, रीडर्स आप लोग इमेजिन कर सकते हैं, हाउ आई ब्लश्ड, मैं कितना अशेम, शर्मसार हो गया रहा होऊंगा, एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, मैं उसमें कितना घबराया रहा होगा, क्योंकि जिस बात का डर था वही हुआ, मैं लेट था और आज मुझे पकड़ा जाना तय था। बट नथिंग हैपेंड, बट सरप्राइज की बात यह है कि कुछ भी नहीं हुआ। मुझे जो लग रहा था एम हैमेल मुझे डांटेंगे, पनिशमेंट देंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एम हैमेल सॉ मी, एम हैमेल ने मुझे देखा, सेड वेरी काइंडली, उन्होंने बहुत प्यार से बोला, गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी से अपने प्लेस पे पहुंच जाओ, लिटिल फ्रेंड्स, छोटे फ्रेंड्स, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, आज की क्लास हम तुम्हारे बिना शुरू करने वाले थे। फिर जैसे मुझे इंस्ट्रक्शन मिला, आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं बेंच के ऊपर उछला, एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, मैं अपने डेस्क पे बैठ गया। एंड नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट लिटिल ओवर माई फ्रैग, और फिर जब तक मुझे अपने डर पे कंट्रोल नहीं, शुरू में डरा हुआ था कि कहीं मुझे पनिशमेंट न मिले, लेकिन कुछ देर बाद वो फ्रेंड्स बताता है जब मेरा डर कंट्रोल में आ गया, जब मैं नॉर्मल हो गया, तो मैंने क्या रियलाइज किया, डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। फिर मैंने नोटिस किया कि आज एम हैमेल अपने बहुत ही सुंदर से ग्रीन कोट में आए हुए हैं, एंड हिज फ्रिल्ड शर्ट, उनकी जो शर्ट है वो फ्रिल्ड है, बहुत ही झालरदार, बहुत ही अट्रैक्टिव है, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और उनकी सिल्क कलर की कैप है, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, और सारी एम्ब्रॉयडरी की हुई सभी चीजों में, दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शंस एंड प्राइज डे। और आगे फैंस बताता है ये जो स्पेशल ड्रेस थी, ये स्पेशल ड्रेस एम हैमेल केवल इंस्पेक्शन के दिन या फिर प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के दिन ही पहनते थे, लेकिन आज उन्होंने क्यों पहना हुआ है ये बात आज फ्रेंड्स को समझ में नहीं आती है, वो सरप्राइज हो जाता है। बिसाइड्स, इन सब के सिवा, द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेमन। फ्रेंड्स बताते हैं आज पूरा का पूरा स्कूल मुझे बहुत ही स्ट्रेंज, अजीबो गरीब लग रहा था और बहुत ही गंभीर दिखाई दे रहा था, आज का माहौल बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा था। बट लेकिन the thing that surprised me most to see on the back benches that were always empty, but वो चीज जो मुझे सबसे ज्यादा सरप्राइज की वो ये थी कि वो पीछे की सीटें जो हमेशा खाली रहा करती थी, the village people sitting quietly like ourselves, वहां पे गांव के कुछ लोग हमारी तरह ही बिल्कुल शांति से बैठे हुए थे। ये बात फ्रांस को सबसे ज्यादा सरप्राइज करती है। कौन कौन से लोग बैठे थे? ओल्ड हाउसर, वहां पे एक ओल्ड हाउसर बैठे हुए थे, His three cornered hat, जो कि क्या पहने हुए थे, एक थ्री कॉर्नर्ड हैट पहने हुए थे। द फॉर्मर मेयर, पूर्व के मेयर बैठे हुए थे। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, फॉर्मर सबका के फॉर्मर क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि उन सभी की पोस्ट यहाँ पे छीन ली गई है, वहां पे नए व्यक्तियों को अपॉइंट कर दिया गया है। एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और साथ साथ और भी कई सारे लोग वहां पे बैठे हुए थे। एवरीबॉडी लुक्ड सैड, सब के सब बहुत ही उदास दिखाई दे रहे थे। हाउसर, और जो ओल्ड हाउसर थे, हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर। ओल्ड प्राइमर एक प्रकार की बच्चों की बुक होती है जिसमें वो अल्फाबेट्स वगैरह सीखा करते हैं, तो वो एक ओल्ड प्राइमर, एक पुरानी प्राइमर यानी कि बुक लेकर के आया हुआ था। थम्ड एट द एजेस, जो किनारों से मुड़ी हुई थी। क्यों किनारों से मुड़ी हुई थी? क्योंकि पिछले 2 सालों से
वहां पे कोई नई बुक उनके लैंग्वेज की नहीं प्रिंट हुई थी, इसी वजह से क्योंकि पिछले 2 सालों से वहां पे प्रशियन जो सोल्जर्स है, प्रशियन जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनका वहां पे कमांड चल रहा है। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और वो उनको खोल करके अपने घुटनों पे रखा हुआ था, विद हिज स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेज, यानी वो चश्मे पहना हुआ था और चश्मे से होते हुए उन पन्नों को देख रहा था, यानी कि वो चीजें जो उस पुस्तक में छपी हुई थी। While I was wondering, और जब इन सब चीजों को देख करके मैं हैरान था, M. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone he had used to me said, "My children, this is the last lesson I shall give you." और तभी मुझे पता चलता है एम हैमेल अनाउंस करते हैं उसी गंभीरता के साथ, उसी टोन में जिस टोन में हमेशा मुझसे वो बात किया करते थे। वो कहते, प्यारे बच्चों, आज ये मैं आपको आखिरी लेसन दे रहा हूं, यानी कि आज के बाद मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, आपका ये आखिरी लेक्चर है। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन, चूंकि बर्लिन से ऑर्डर आया है कि केवल जर्मन पढ़ाया जाएगा इन द स्कूल ऑफ एल्सास एंड लोरेन, एल्सास और लोरेन के स्कूल में केवल जर्मन ही पढ़ाया जाएगा। द न्यू मास्टर कम टुमारो, और जो नए मास्टर जो जर्मन पढ़ाएंगे वो कल आने वाले हैं। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और आपका ये आखिरी फ्रेंच लैंग्वेज का लेसन होगा। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूं कि आप बहुत अटेंटिव होकर इस लेक्चर को सुनिए। अब जैसे ही फ्रांस को ये बात पता चलती है, वो अपना एक्सप्रेशन बताता है कि व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू। जैसे इन वर्ड्स को मैंने सुना, ये वर्ड्स एक थंडर क्लैप की तरीके थे, एकदम गर्जना की तरीके मेरे लिए था। ओ द रिचेस, अब जाकर के उसे वो बात समझ में आती है कि बुलेटिन बोर्ड पे कौन सी बैड न्यूज आई थी। तो रिचेस मतलब यहाँ पे उस बैड न्यूज की बात को रिफर किया गया, उस एक्सप्रेशन को रिफर किया गया है। अब जाकर के फ्रांस को समझ में आता है कि आखिर कौन सी नोटिस वहां पे प्रिंट थी। अब समझ में आता है वो क्या बोलते हैं, ओ रिचेस दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। अच्छा, तो ये वो न्यूज थी, ये वो बुलेटिन थी जो वहां पे टाउन हॉल पे प्रिंट था, और इसी वजह से वहां पे लोग एकत्रित थे, भीड़ लगा के खड़े हुए थे। माय लास्ट लेसन, अब वो सरप्राइज होता है, अरे मेरा आखिरी लास्ट फ्रेंच का लेसन। वाई, क्यों? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, अभी मैंने बहुत मुश्किल से ही सीखा कि आखिर लिखा कैसे जाता है, शायद ही वो जानता है अच्छे से कि फ्रेंच कैसे लिखा जाता है, यानी कि उसे अभी तो फ्रेंच लिखना भी ढंग से नहीं आता है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब तो मैं बिल्कुल सीख भी नहीं पाऊंगा क्योंकि आज हमारी ये आखिरी क्लास है। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, और मैं बहुत बुरा फील कर रहा था, बहुत मुझे गंदा लग रहा था, बहुत मैं सॉरी फील कर रहा था कि बीते हुए समय में मैंने अपने लेसन को कभी याद नहीं किया, मैं कभी सीरियस नहीं हुआ, मैं दूसरे कामों में बिजी रहता था। फॉर सीकिंग द बर्ड्स एग, मैं हमेशा बर्ड्स के एग को ढूंढने में परेशान रहता था, वहां मेरा दिमाग लगता था और मैंने अपने लेसन्स को याद नहीं किए। एंड गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और सार में मैं हमेशा स्लाइडिंग करने के लिए, खेलने के लिए जाया करता था, इन सब चीजों में अपना टाइम वेस्ट करता था। आज बहुत बुरा लग रहा है कि मैं उन बीते दिनों में मैंने अपने लेसन्स को याद क्यों नहीं किया, उस पर मैंने वर्क क्यों नहीं किया। आगे फ्रांस बताता है, माई बुक्स, मेरी वो किताबें, दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस अ व्हाइल एगो, अभी कुछ देर पहले तक वही किताबें मुझे न्यूसेंस, बकवास लगा करती थी। सो हैवी टू कैरी, मुझे कैरी करने में बहुत भारी लगती थी मेरी ग्रामर की बुक्स। एंड माई हिस्ट्री ऑफ सेंट्स, हमारे देश के जो सेंट्स, उनका जो इतिहास, वो सब जो मुझे बहुत भारी लगता था, बहुत ही न्यूसेंस लगता था, अब क्या हो चुके हैं, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब मुझे वो एक पुराने मित्र के जैसे लग रहे हैं। दैट आई कुडंट गिव अप, जिनको मैं बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाह रहा था। आगे बताते हैं, एंड एम हैमेल टू, और शायद एम हैमेल भी बिल्कुल इसको छोड़ना नहीं चाह रहे थे। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, ये विचार कि वो जा रहे थे। आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मैं उनको आपसे दोबारा नहीं देख पाऊंगा, जब ये विचार मेरे दिमाग में आया। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, उनके जो रूलर, उनकी जो स्ट्रिक्ट, जिससे मैं बहुत डरता था, मैं उसके बारे में मैं बिल्कुल भूल गया। साथ साथ हाउ क्रैंकी, वो कितने क्रैंकी व्यक्ति थे, कितने स्ट्रिक्ट व्यक्ति थे, मुझे उसकी भी अब चिंता नहीं रह गई थी। एंड पुअर मैन, अब बल्कि मुझे उनके ऊपर दया आ रही थी। It was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, और अब जाकर के मुझे समझ में आया कि आखिर उन्होंने संडे क्लोथ से स्पेशल क्लोथ्स क्यों पहना हुआ था, क्योंकि इस लास्ट लेसन जो दे रहे हैं इसके रिस्पेक्ट में उन्होंने आज ये
स्पेशल क्लोथ्स पहना हुआ है। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मैं समझ पाया, व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। और अब मुझे समझ में आया कि गांव के लोग पीछे बेंच पे क्यों बैठे हुए थे, क्योंकि इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, क्योंकि वो लोग भी बहुत ज्यादा सॉरी फील कर रहे थे दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, क्योंकि वो भी बीते समय में वो भी स्कूल नहीं जा पाए और उनके जो अपकमिंग जनरेशन वो भी स्कूल नहीं जा पाएगी। एंड इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस। और ये हमारे गांव के लोगों का एक तरीका था मास्टर साहब एम हैमिल की 40 साल की सर्विस को ऑनर करने के लिए, उनको धन्यवाद देने के लिए, एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट, और अपना रिस्पेक्ट शो करने के लिए कि गांव वाले लोग उनके इस वर्क के लिए बहुत उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। एंड दैट वॉज देयर नो मोर, क्योंकि अब वो वहां पे नहीं होंगे, क्योंकि वो लेक्चर वहां पे नहीं दे पाएंगे। आगे, व्हाइल आई वॉज थिंकिंग ऑल ऑफ दिस, जब मैं इन सब चीजों के बारे में सोच ही रहा था, आई हर्ड माई नेम वॉज कॉल्ड, तभी मैंने सुना कि मेरा नाम बुलाया गया। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब मेरी बारी आ गई थी रिसाइट करने के लिए, पोअम को कहने की या गाने की। जो रिसाइट वर्ड है बेसिकली पोअम के लिए यूज किया जाता है। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without one mistake. But I got mixed up on the very first word and stood there holding on to my desk. मुझसे वही पार्टिसिपल के रूल पूछे गए जो कि बहुत खतरनाक थे और मुझे उसे बिल्कुल लाउड और क्लियरली बताना था बिना किसी मिस्टेक की। लेकिन क्या हुआ, मैं पहले वर्ड पे मिक्स्ड अप हो गया, लड़खड़ा गया, और फिर क्या मैं टेबल को, डेस्क को पकड़ करके नजरें नीचे किए हुए मैं खड़ा हुआ था। माई हार्ट बीटिंग, मेरा जो हृदय था वो हार्ट बीट कर रहा था, एंड नॉट डेयरिंग टू लुक एट, और मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मैं ऊपर नजरें करके एम हैमिल को देख सकूं। आई हर्ड एम हैमिल टू सी, तभी मैंने सुना एम हैमिल को यह कहते हुए, आई वुडंट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रांस, छोटे फ्रांस मैं तुमको बिल्कुल नहीं डांटूंगा, यू मस्ट फील बैड इनफ, क्योंकि तुम ऑलरेडी बहुत बुरा फील कर रहे हो। सी हाउ इट इज, देखो सब कुछ कैसे हो गया। एवरी डे, हर दिन, वी हैव सेड टू अवर सेल्व्स, हम लोग अपने से कहते थे ना, वाह, यहाँ पे जो एक एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशन है जिसका मतलब होता है डिसएग्रीमेंट किसी आइडिया को लेकर के। हम लोग हमेशा कहते थे ना, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कि हमारे पास पर्याप्त समय है, आई लर्न इट टुमारो, मैं इसको कल याद कर लूंगा। नाउ यू सी, अब आप देख सकते हो, वेयर वी हैव कम आउट, हम कहां पे आ गए हैं। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद अल्सास, और साथ साथ वो कहते हैं कि ये अल्सास के लोगों के साथ यही सबसे बड़ी समस्या है। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, यहाँ पे शी का मतलब हुआ अल्सास में रहने वाले सारे लोगों के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये यहाँ के लोग हमेशा किसी भी लर्निंग को हमेशा कल पे छोड़ देते हैं कि वो कोई काम कल करेंगे, स्पेशली अगर वो वक्त कुछ लर्निंग का है, कुछ सीखने का है। नाउ दोज फेलो आउट देयर, यहाँ पे देखिए दोज फेलो आउट देयर का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ये रिफर किया गया है जो पर्शियन जो लोग हैं वहां पे, जो सोल्जर्स हैं, उनके लिए कहा गया है। वो पर्शियन लोग जो वहां बाहर हैं, दे विल हैव द राइट टू से टू यू, उनके पास तो ये अधिकार भी है आपसे कहने का। हाउ इज इट, कि ये कैसे हो सकता है, यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, आप लोग तो फ्रेंचमैन होने का बहाना करते हैं। क्यों बहाना करते हैं, क्योंकि उनके पास कारण है, क्योंकि येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉट राइट योर ओन लैंग्वेज, क्योंकि आप तो अपनी लैंग्वेज को ना तो बोल सकते हो ना ही लिख सकते हो। अगर आप अपनी लैंग्वेज को ना तो बोल सकते हो ना तो लिख सकते हो तो आपको फ्रेंचमैन कहलाने का कोई भी अधिकार नहीं है। वो पर्शियन लोग जो बाहर हैं वो डेफिनेटली तुमसे ये क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि आपको अपनी मातृभाषा के बारे में ज्ञान नहीं है। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रांस, लेकिन लिटिल फ्रांस तुम ही केवल ऐसे नहीं हो जो तुम्हारी स्थिति बुरी है, क्योंकि तुम ही ऐसे नहीं हो। वी ऑल हैव अ ग्रेट डील ऑफ रिप्रोच आवरसेल्व्स विद, हम सभी को अपने आप से उलाहना है, यानी कि ये जो स्थिति आई, ये जो दिन आया है, इसमें हम सभी कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि अगर मैं तुम्हारी बात करूं तो योर पेरेंट्स वर नॉट एंग्जियस इनफ टू हैव यू लर्न, आपके पेरेंट्स कभी इतना चिंतित ही नहीं थे कि आपको कुछ सीखना चाहिए, आपको पढ़ाई करनी चाहिए। दे प्रिफर्ड, उन्होंने किस चीज को प्रेफरेंस दिया, किस चीज को इंपॉर्टेंस दिया, पुट यू टू वर्क ऑन फॉर्म और एट द मिल्स, उन्होंने इस चीज को प्रेफरेंस दिया कि आपको मिल्स में या फॉर्म हाउसेस पे, या फॉर्म यानी कि किसी जगह पे काम करना चाहिए, एज टू हैव लिटिल मोर मनी, केवल कुछ और पैसे कमाने के लिए। एंड आई, और जहां तक मेरी बात है, ये तो रही आपके पेरेंट्स की गलती, एंड आई हैव बीन ब्लेम ऑल्सो, मैं भी अपने आप को ब्लेम करूंगा।
हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स? मैंने भी तो गलती की है। कई बार मैंने स्वयं आप लोगों को अपने फ्लावर्स में पानी डालने के लिए भेजा था। उस समय मुझे आपको कुछ सिखाना चाहिए था, तो कुछ सिखाने के बजाय मैंने आप लोगों को फूलों में पानी देने के लिए भेजा था। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब कभी भी मैं फिशिंग के लिए जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलिडे? मैंने उस दिन क्या आपको छुट्टियां नहीं दी? यानी कि जो मैंने छुट्टियां दी वो छुट्टियां मुझे नहीं देनी चाहिए थी, उस दिन मुझे आपको पढ़ाना चाहिए था, तो मैंने भी कहीं कहीं लापरवाही की है। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, इस प्रकार फ्रेंच बताता है, इस प्रकार एक से दूसरा कई सारी बातें उन्होंने किया। एंड एम हैमेल वेंट ऑन टू टॉक द फ्रेंच लैंग्वेज, इस प्रकार वो लगातार फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात करते रहे और क्या कहते रहे, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि ये लैंग्वेज संसार की सबसे सुंदर लैंग्वेज है। द क्लियरेस्ट, सबसे साफ सुथरी, द मोस्ट लॉजिकल, सबसे लॉजिकल, दैट वी मस्ट गार्ड इट एमंग अस, जिसकी हमें आपस में सुरक्षा जरूर करनी चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट इट, और कभी अपनी इस भाषा को भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज, क्योंकि व्हेन अ पीपल आर इनस्लेव्ड, जब लोग गुलाम हो जाते हैं, एज लॉन्ग एज, जब तक कि दे होल्ड फास्ट देयर लैंग्वेज, जब तक कि वो अपनी भाषा पे, अपनी मातृभाषा को मजबूती से पकड़े रहते हैं, इट इज एज इफ, ये ऐसा होता है कि दे हैड द की टू देयर प्रिजन, ये मानो ऐसा होता है कि जैसे उनके पास उनके जेल की चाबी हो। यानी कि उनका कहना यह था कि भले ही आप गुलाम हो गए हैं, लेकिन अगर आपकी भाषा, आपकी मातृभाषा आपके साथ है, तब तक ये उम्मीद बनी रहेगी कि आप इस गुलामी से बाहर निकल पाएंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आपके पास आपके जेल की चाबी हो, यानी कि जेल की चाबी की तुलना यहाँ पे उन्होंने कर दी है भाषा से। देन ही ओपन द ग्रामर बुक, इसके बाद उन्होंने ग्रामर की बुक ओपन की, एंड रीड अस अवर लेसन, और हमारे जो लेसन थे उसे पढ़ करके समझाया। आई वॉज अमेज्ड, मैं बहुत सरप्राइज था, टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, उस दिन जो कुछ भी वो पढ़ा रहे थे मुझे बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा था। इस चीज को सोचकर मैं बहुत सरप्राइज था। ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी एंड सो इजी, उस दिन जो कुछ भी वो पढ़ा रहे थे वो बहुत इजी, बहुत ही ज्यादा इजी लग रहा था। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, मैंने तो यहां तक भी सोचा कि शायद मैंने ही कभी इतने ध्यान से एम हैमेल के लेक्चर्स को नहीं सुना, जिसकी वजह से मुझे पुराने समय में, बीते हुए समय में उनकी बातें समझ में नहीं आती थी। आज मैंने उनकी बातों को ध्यान से सुना तो सब कुछ मुझे बहुत आसान लग रहा है। और तो और एक कारण वो और बताते हैं, दैट he had never explained everything with so much patience, या ये भी हो सकता है कि उन्होंने कभी इतने पेशेंस के साथ चीजों को शायद पहले समझाया ही नहीं था कि हम लोग को इतने बेहतरीन तरीके से समझ में आ सके। यानी कि यहाँ पे फ्रेंड्स दोनों को इस चीज के रिस्पॉन्सिबल बताता है। इट सीम्ड, ऐसा लग रहा था, ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, ऐसा लग रहा था कि वो बेचारा व्यक्ति जाने से पहले जो कुछ भी नॉलेज उसके दिमाग में है वो सब कुछ हमें एक बार में समझा देना चाहता है। एंड टू पुट इट ऑल इन आवर हेड एट वन स्ट्रोक, और एक ही बार में सारी की सारी चीजों को हमारे दिमाग में फीड कर देना चाह रहा हो, इतने ज्यादा पेशेंस के साथ वो चीजों को पढ़ा रहे थे। आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर पढ़ने के बाद, वी हैड लेसन्स इन राइटिंग, हमें राइटिंग्स उन्होंने लिखना सिखाया, यानी कि राइटिंग्स के बारे में बताया। दैट एम हैमेल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, उस दिन एम हैमेल हमारे लिए नई कॉपियां भी लेकर के आए थे, रिटन इन ब्यूटीफुल राउंड हैंड, जो कि बहुत ही सुंदर सुंदर राउंड हैंड से लिखे गए। तो उसमें क्या लिखा हुआ था उस कॉपी में? उस कॉपी पे लिखा था फ्रांस एल्सेस, फ्रांस एल्सेस, यानी कि आपने देखा होगा छोटे बच्चों को वर्ड्स को कॉपी करके नीचे उसी को रिपीट करना होता है, तो कॉपी पे लिखा था, हमें उन चीजों को बार बार कॉपी पे रिपीट करना था। और जब फ्रांस कहते हैं मैंने उन शब्दों को देखा कॉपी पे, तो वो मुझे कैसे लग रहे थे? दे मतलब इस ये वर्ड जो लिखे हुए, दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, वो वर्ड्स हमें ऐसे लग रहे थे वो कोई क्या हो, छोटे छोटे फ्लैग्स हो जो पूरे स्कूल में लगे हुए हैं, फ्लोट कर रहे हैं। एंड हंग फ्रॉम द रॉड, रॉड पे टंगे हुए हैं, एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, हमारे डेस्क के बिल्कुल टॉप पे। एंड यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, और वहां पे तो वो नजारा देखने लायक था कि कैसे सब लोग अपने काम में बिल्कुल सेट थे, यानी बिल्कुल मग्न थे, उनका पूरा अटेंशन अपने काम पे था, उस दिन सीखने पे था, जो कुछ भी हैमेल सिखा रहे थे। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और क्लास बिल्कुल शांत थी, बिल्कुल भी शोर शराबा नहीं था। एंड द ओनली साउंड वाज स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, केवल एक ही वहां पे साउंड सुना जा सकता था, वो था पेन्स का कॉपी पे चलने का जो स्क्रैचिंग साउंड होता है, केवल वो।
एंड एक बार तो ये हुआ बीच क्लास में, वंस सम बीटल्स फ्लेw in, कुछ बीटल्स उड़ती हुई क्लास में आ गई, बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, यानी कि सब लोग पूरे तल्लीनता के साथ अपने काम में लगे हुए थे। नॉट इवन द लिटलेस्ट वन, यहां तक जो सबसे छोटे थे उन्होंने भी कोई ध्यान नहीं दिया। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फेसबुक, जो अपने फेसबुक पे क्या करते थे, ट्रेसिंग का काम कर रहे थे। एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू, वो इस हिसाब से काम कर रहे थे जैसे उनका काम खुद उन्हें फ्रेंच लग रहा था, उन्हें अपने काम से इतना ज्यादा प्यार हो गया था। एंड ऑन द रूफ द पिजन्स कूक्ड वेरी लो, वहां पे रूफ पे पिजन्स कबूतरों के कूक करने की आवाज मुझे सुनाई दे रही थी। आई थॉट टू, तभी मेरे मन में विचार आया, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या वो कबूतरों को भी जर्मन सिखाएंगे, आई मीन पिजन को भी क्या ये बोलेंगे कि कबूतरों को आप क्या करिए, जर्मन सिखाइए, कबूतरों को बोलेंगे कि आप जर्मन में गाइए। यानी यहाँ पे कहने का सेंस ये था कि कुछ भी कर ले, भले हमारी भाषा बदल जाएगी, बट ये जो प्रकृति है, जो पर्यावरण है, ये किसकी रहेगी, फ्रेंच की ही रहेगी ना। वेन एवर आई लुक्ड अप, जब काम करते हुए जब भी मैं ऊपर देखता, फ्रॉम माई राइटिंग, जब मैं लिख रहा होता, जब मैं ऊपर देखता, आई सॉ एम हैमेल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर, में पाता कि वो मोशनलेस होकर के, उदास होकर के एम हैमेल अपनी कुर्सी पे बैठे हुए हैं। एंड गेजिंग, निहार रहे हैं, फर्स्ट एट वन थिंग दैट देन एट अनदर, एक एक करके क्लास की सारी चीजों को वो निहार रहे थे। एज इफ, मानो कि he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room, मानो ऐसा वो करना चाह, ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो उस स्कूल रूम की हर एक चीजों को अपने दिमाग में फीड कर लेना चाहते हैं वहां से जाने से पहले। For 40 years, 40 सालों से he had been there in the same place, वो 40 सालों से सेम प्लेस पे रह रहे थे। With his garden outside the window, जहां पे उनका एक आउटसाइड बाहर एक गार्डन भी था, and his class in front of him, और उनकी क्लास ठीक उनके सामने। Just like that, हमेशा से, बिल्कुल ऐसी ही हमेशा से रही है पिछले 40 सालों से। Only the desks, जो केवल डेस्क है वो क्या हो चुके हैं, डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन worn smooth, 40 सालों का प्लस वो चिकने हो गए हैं। एंड द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर, वो जो वॉलनट के ट्रीज आप थोड़ा सा पहले की तुलना में बदल गए हैं, यानी वो परिवर्तन बता रहा है कि पिछले 40 सालों में क्या क्या चीजें केवल थोड़ी सी बदली हैं। एंड द होप पॉइंट, वो जो होप पॉइंट जो लताएं हैं, दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, जिसको तो उन्होंने खुद ही प्लांट किया था। ट्विंड अबाउट द विंडो टू रूफ, वो विंडो से होते हुए रूफ पर पहुंच चुकी है। बस यही कुछ प्राकृतिक चेंजेस हुई हैं, बाकी सब कुछ पिछले 40 सालों से वैसे का वैसा ही है। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, सिंपली इस जगह को जब वो छोड़ के जाएंगे तो सिंपली ये जगह उनके हृदय को किस प्रकार से तोड़ देगी, किस प्रकार से उनको उदासीनता का उनका कारण बनेगी। पुअर मैन, बेचारे एम हैमेल, टू हियर हिज सिस्टर्स मूविंग अबाउट इन द रूम अबाउट, प्लस वो सुनते हैं कि ऊपर सिस्टर क्या करे, रूम में यहां वहां मूव कर रही है, और पैकिंग देयर ट्रंक्स, क्योंकि वो अपना बैग पैक कर रहे हैं। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि वो कंट्री को छोड़कर के अगले ही दिन जा रहे थे। बट ही हैड द करेज टू हियर वेरी लिसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन फिर भी उनके पास इतना करेज था, हिम्मत था कि हर एक लेसन को, जो भी चीज वो सिखा रहे थे, बिल्कुल अंत तक वो हम लोग की बातों को सुन रहे थे और अंत तक सिखाने की कोशिश कर रहे थे। आफ्टर द राइटिंग, हमने राइटिंग सीखा। राइटिंग के बाद वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, हमें हिस्ट्री का भी लेसन दिया गया, यानी हिस्ट्री की क्लास भी चलाई गई। एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बेबी, जैसे हम लोग क्या देखिए अल्फाबेट्स होते हैं, तो जो छोटे बच्चे थे उन्होंने अपने अल्फाबेट्स को चैंट किया, यानी कि खड़े होकर के उसको सीखा। एंड डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउसर हैड पुट हिज स्पेक्टिकल्स एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, और वहीं पीछे जो हाउसर जो पुरानी बुक लेकर के आया था, प्राइमर लेकर के आया था, अपने दोनों हाथों से पकड़ करके अपने चश्मों से होते हुए वो भी उन चीजों को देखने की कोशिश कर रहा था जो भी उसमें लिखा हुआ था। एंड स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, और वो भी उनके साथ लेटर्स को स्पेल कर रहा था, प्रोनाउंस कर रहा था। यू कुड सी दैट, आप देख सकते थे वहां पे। ही टू वाज क्राइंग, वो भी रो रहा था। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन, इमोशन की वजह से उसकी वॉइस ट्रेम्बल हो रही थी जब वो स्पेल कर रहा था, वर्ड्स को, लेटर्स को रिपीट कर रहा था। एंड इट वाज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, और ये बहुत फनी भी लग रहा था, हम उस समय रोना भी चाह रहे थे, साथ ही साथ हम हंसना भी चाह रहे थे। और रोना यानी तो हमें हंसी आ रही थी उसके प्रोनाउंसिएशन को देख करके, लेकिन साथ ही साथ हमारी आंखों में आंसू भी थे, हमें रोना भी आ रहा था। हाउ वेल आई रिमेंबर इट, कितनी अच्छी तरीके से मुझे अपनी वो क्लास याद है। दैट द लास्ट लेसन, जो हमारा आखिरी लेसन था।
All at once the church clock struck 12 and then the Angelus. फिर क्या हुआ, चर्च क्लॉक जो था वो 12 o'clock पे बेल करता, यानी कि टाइम अप हो चुका था, टाइम खत्म हो चुका था। एट द सेम मोमेंट, उसी मोमेंट पे ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्शियन, जो पर्शियन सोल्जर्स जो रिटर्निंग फ्रॉम द ड्रिल, जो अपनी ड्रिलिंग करके वापस आ रहे थे, उनके चहलकदमी की आवाज हमें सुनाई देती है, उनकी साउंड आता है। एंड साउंडेड अंडर आवर विंडो, यानी कि हमारे विंडो के पास उनके साउंड सुनाई दे रहे थे, विंडो से होते हुए हमारे कानों में आ रहे थे। और तभी एम हैमेल स्टूड अप, एम हैमेल खड़े हो जाते हैं, वेरी पील, उनका फेस बिल्कुल येलोविश दिख रहा था, यानी काफी वो ज्यादा टेंशन में थे। अपने इन इस चेयर, अपने चेयर से खड़े हो जाते हैं। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, मैंने उनको कभी इतना लंबा नहीं देखा, यानी कहने का सेंस ये कि जब स्टूडेंट खड़े होते वो बैठे थे फ्रेंड्स, और वहीं से उन्होंने अपने टीचर एम हैमेल को देखा। माई फ्रेंड्स, एम हैमेल बोलते हैं, सेड ही, आई डैश आई, देखिए आया यहाँ पे 2 बार है, यानी कि कुछ बोलना चाह रहे थे बट समथिंग चोक्ड हिम, वो खड़े हुए, उन्होंने बोला माय फ्रेंड्स आई, यानी कुछ वो बोलना चाहा उन्होंने, बट कोई ऐसा बात हुआ, कैसा कुछ हुआ, वो आगे बोल नहीं सके। ही कुड नॉट गो ऑन, वो कंटिन्यू अपनी बात को नहीं कर पाए। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, फिर ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े, टुक अ पीस ऑफ चॉक, एक चॉक का टुकड़ा लिया, एंड bearing on with all his might, जितनी उनके पास ताकत थी सब इस्तेमाल करते हुए, he wrote as large as he could, जितने बड़े बड़े लेटर्स में वो लिख सकते थे उन्होंने लिखा वाया ला फ्रांस, इसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस तुम्हारी लंबी उम्र हो, यानी उन्होंने प्रे किया। देन he stopped, फिर वो रुक जाते हैं, and leaned his head against the wall, और जो दीवार थी, जो ब्लैक बोर्ड था, उसी पे अपने सिर को टिका लेते हैं, यानी कि वो टर्न होकर के हमारी तरफ वो अपना फेस नहीं करते हैं। एंड विदाउट अ वर्ड ही मेड अ जेस्चर टू अस, और बिना कोई एक भी शब्द कहे बस उन्होंने हमसे इशारों में अपने हाथ से कहा कि स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, स्कूल डिसमिस हो चुका है, क्लास ओवर हो चुकी है, आप लोग जा सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, विद दिस एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर फ्लैमिंगो बुक, द लास्ट लेसन हैज बीन डन नाउ। I hope you all could get it whatever I have explained to you. But yes students, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा then it is my request, kindly share this video with all your friends and ask everyone to join this channel as well. Well students, next topic हमारा जो होगा that will be Lost Spring, second chapter of the same book, उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। चलिए खैर अब हम लोग मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।